बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। वीडियो आज की देख रहे हैं आप फिज़िक्स सेकेंड ईयर की न्यूमेरिकल रिवीजन सीरीज़ की लास्ट वीडियो है, क्योंकि चैप्टर नंबर 19 चल रहा है। सही, इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर किसी को भी वो देखने हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके मैंने लिंक दे दिए हैं। तो मास्टर कोचिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी एजुकेशनल अपडेट हैं, नोट्स की पीडीएफ है, हार्ड कॉपी अवेलेबल है, सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल से मिल जाती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ये सारी चीज़ें अवेल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो में मौजूद है। तो क्वेश्चन आपके पास दिया, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी एंड पैकिंग फ्रैक्शन। सवाल आपको दिया, फाइंड बाइंडिंग एनर्जी एंड पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ टेलियम, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ टेलियम। इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स आपके पास लगेंगे, पहले तो बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के लिए आपके फार्मूला एक है mc²। फिर एक बाइंडिंग एनर्जी का आपके फार्मूला लगेगा डेल्टा m मल्टीप्लाई बाय 931। उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए बाइंडिंग एनर्जी को आप एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे। फिर आपके पास डेल्टा m, इसका फार्मूला है z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस n मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस गिवन सब्सटेंस जो होगा। सही है, तो ये आपके पास फॉर्मूला है, जिसमें से डेल्टा एम आपका मास डिफेक्ट कहलाएगा, मास है। फिर उसके बाद सी स्पीड ऑफ लाइट है। सही, आपके पास दो फार्मूले मेंशन है ऊपर बैंडिंग एनर्जी के। फर्स्ट फार्मूला येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, और सेकंड फार्मूले को मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ। इन दोनों में क्या नज़र आ रहा है आपको? दोनों में मेजर एक ही चीज़ का फ़र्क है कि फार्मूला कब कौन सा यूज़ करना है, 931.5। इसके अलावा देखो एक चीज़ यहाँ पर आपके पास इस फार्मूले में जब है, जब आपको डेल्टा एम की वैल्यू किलोग्राम के अंदर दिया होगा या मास किलोग्राम में होगा तो आप इस फार्मूले को यूज़ करोगे। अगर आपके पास डेल्टा एम की वैल्यू यू यूनिट में दी है, सही, तो आपने इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो ये दो चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। अगर मास किलोग्राम के केजी के अंदर दिया हुआ है, आप इस फॉर्मूले को यूज़ करते हो। यू में दिया हो तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। जैसे आप इस सवाल में देखो, यू में गिवन है, ये एटॉमिक मास और कार्बन से कंपेयर करके वैल्यू निकाली जाती है। सही, तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला नीचे वाला यूज़ होगा, ब्लू हाईलाइटेड। तो सवाल का डेटा और बना लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं डेटा। बाइंडिंग एनर्जी आपको फाइंड करनी है, पैकिंग फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है। आपको सब्सटेंस दिया 52, टेलियम 126। तो यहाँ पर एक गड़बड़ ये है सवाल लिखने में कि ऊपर आपके पास 126 आएगा, नीचे 52, हमेशा ऊपर बड़ी वैल्यू आती है। सही, तो इससे आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। z, ये जो नीचे आपको 52 नज़र आ रहा है, ये आपकी z की वैल्यू है 52। आपको निकालना है n। n निकालने के लिए आप इन दोनों को माइनस करोगे 126 में से 52 को, तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करोगे। 126 126 माइनस 52, तो ये आपका 74। तो ये आप 74 आपका यहाँ पर आ गया। इसके अलावा जो 126 है वो आपका ए कहलाएगा एटॉमिक मास। सही, आपको डेटा में और चीज़ दी है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.0078। फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया 1.0086। फिर मास ऑफ टेलियम आपको दिया हुआ है, न्यूक्लियस का मास कहलाता है 125.9033। तो ये आपका डेटा बन गया। आपके पास सबसे पहले तो बाइंडिंग एनर्जी अगर निकालना है तो डेल्टा एम होना ज़रूरी है। तो डेल्टा एम का फॉर्मूला जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एन मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, जो है वो टेलियम है तो टी ई आ जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। z की वैल्यू आपकी 52, मास ऑफ प्रोटॉन 1.0078। फिर n की वैल्यू आपकी 174 है। आपके पास मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है 1.5।
0086। फिर टेलियम का जो मास है 125.9033। सही है, ये यूएस का। अब इन सारी वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो लिखोगे। तो एक साथ ही आप सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में सिंप्लीफाइड करके लिखोगे। सही। तो आपके पास आ रहा है 52 मल्टीप्लाई बाय 1.0078, ब्रैकेट क्लोज करोगे, फिर प्लस 74 ब्रैकेट में 1.0086 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस 125.9033। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 1.1387। सही। तो सारी वैल्यू लिखी आ गया एक डेल्टा एम। आपको सवाल में निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी, तो फॉर्मूला लिखोगे आप बाइंडिंग एनर्जी का। आप इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी आपके पास क्या है, डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाय 931.5। तो डेल्टा एम 1.1387, 931.5। सही। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 931.5। तो ये आपका आंसर आ रहा है 1060.6। सही। ये जो आंसर आप 931 इस फॉर्मूले से निकालोगे डायरेक्टली आएगा MEV, मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज़ भी याद रखना कि जब ये वाला फॉर्मूला जो ब्लू से हाईलाइट है इससे सॉल्व करते हैं तो आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ऊपर वाले फॉर्मूले से जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर जूल्स में आएगा, जिसको फर्दर आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक लेके जाओगे। सही। तो आगे सवाल आएगा फिर मैं उसमें सिखाऊंगा। अभी पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू को ए से डिवाइड करना है। तो बाइंडिंग एनर्जी आई है 1060.6, ए की वैल्यू है 126। आपस में डिवाइड कर देते हैं, तो 1060.6 डिवाइडेड बाई 126, तो ये आंसर आ रहा है 8.417 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक आंसर आपका ऊपर आया और एक आंसर ये वाला आया। सही। आगे बढ़ते हैं सवाल में नेक्स्ट पे। अब देखो सवाल दे रहा है अ ड्यूट्रियन 3.3431 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम इस फॉर्म व्हेन प्रोटॉन का मास दे रहा है किलोग्राम में, न्यूट्रॉन का मास दे रहा है किलोग्राम में। कैलकुलेट द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। दो चीज़ें पूछ रहा है। तो डेटा की हेडिंग आपको सवाल में दिया हुआ है, मास ऑफ ड्यूट्रियन मतलब डी से लिख लो 3.431 10 की पावर -27 kg। फिर मास ऑफ प्रोटॉन दे रहा है 1.6724 10 की पावर -27 kg। फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रहा है 1.6748 10 की पावर -27 kg। और सवाल में आपको दे रहा है मास डिफेक्ट मतलब डेल्टा एम मालूम करना है, और बाइंडिंग एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है। सही। और लिख के दे रहा है ईवी में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ना भी लिख के दे तो भी आप इस सवाल में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट ज़रूर करके दोगे। सही। तो इसके अलावा इस सवाल में जो चीज़ याद करने की, जो रेड से लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पे वर्ड दिया है ड्यूट्रियन। आपको ये याद रखना है ड्यूट्रियन का मतलब होता है 2H1। सही है। तो इसमें से आपके पास Z की वैल्यू 1 आ गई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए आपने 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया। और अगर एटॉमिक मास की बात करें तो 2 आ गया, जिसका यूज़ नहीं होगा लेकिन फिर भी लिख लो। तो ये चीज़ रेड से इसलिए लिखी है तो ये आपको सवाल में नहीं दी हुई, कभी देता है और कभी छुपाता है वर्डिंग में, इसलिए आपको ये याद रखनी है। सही। सॉल्यूशन में डेल्टा एम निकालेंगे पहले। डेल्टा एम का फॉर्मूला है जेड मास ऑफ प्रोटॉन, एन मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस मास ऑफ ड्यूट्रियन। यहाँ पर डी आएगा। तो ये जो भी एलिमेंट देते हैं ना यहाँ पर उसको मास में लिखते हैं। जेड की वैल्यू आप देखो तो 1 है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6724 10 की पावर -27। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है,
फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.6748 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27। फिर मास ऑफ ड्यूट्रॉन की बात करें तो 3.3431 10⁻⁻27। इन सारी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे तो 1.6724 एक्सपोनेंट 27 माइनस की, फिर प्लस 1.16748 एक्सपोनेंट -27, देन माइनस 3.3431 एक्सपोनेंट -27। डेल्टा एम सॉल्व कर लिया, कैलकुलेटर में हमारे पास आंसर आ रहा है 4.1 एक्सपोनेंट -30 किलोग्राम। तो ये तो डेल्टा एम आ गया आपके पास, जो एक चीज़ पूछ रहा था। तो ये अगली चीज़ आपको निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पहले तो बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। बाइंडिंग एनर्जी आपके पास डेल्टा एम सी स्क्वायर का लगेगा, और सी स्क्वायर की वैल्यू डेटा में आप मेंशन करोगे 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम है 4.1 10⁻⁻30, सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आएगा। मैं साइंटिफिक से सॉल्व कर रहा हूँ। 4.1 एक्सपोनेंट -30 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट 8 स्क्वायर, तो ये आ गया 3.69 10⁻⁻14। ये आंसर आपका आया जूल्स में। अब आपने जूल्स की वैल्यू को पिछले चैप्टर में भी हमने किया था। जूल्स को पहले आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए आप डिवाइड करोगे 1.6 10⁻⁻19 से। आपके पास क्या है, बाइंडिंग एनर्जी 3.69 10⁻⁻14, इसको आप डिवाइड कर दोगे 1.6 10⁻⁻19 से। तो जो आंसर आया हुआ है डिवाइड 1.6 एक्सपोनेंट -19, तो ये आंसर आ गया आपका 2.30625 एक्सपोनेंट 5। पहले ये आंसर आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये स्टेप बाय स्टेप करना है आपने भी। फर्दर आपने अब इस वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाना है, जिसके लिए आप फर्दर डिवाइड करोगे 10⁶ से। तो दो चीज़ें आपने यहाँ कन्वर्जन करनी होगी बारी बारी। तो अब इस वैल्यू को आप जब डिवाइड करोगे एक्सपोनेंट 6 से, तो ये आंसर आया हुआ है, इसको आपने किया डिवाइडेड बाय x1 एक्सपोनेंट 6। किसी किसी कैलकुलेटर में 1 एक्सपोनेंट 6 लिखना पड़ता है और किसी में एक्सपोनेंट 6, तो डिपेंड करता है आपके पास कौन सा कैलकुलेटर किस तरह का है। तो ये आंसर आपके पास आ गया 0.2306। ये आंसर आ गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, तो स्टेप बाय स्टेप करना है। तो ये आपके दो आंसर, इसमें एक आंसर मास डिफेक्ट और ये पूछा था, तो एक ये आंसर आ गया और एक ये आंसर है। सही, आगे बढ़ते हैं। ये दो सवाल जो पीछे करा है ना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में कम न्यूमेरिकल है लेकिन आते हैं, थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं बच्चों को लेकिन आते हैं इनमें से। सही, नंबर ऑफ एटम पर ग्राम ऑफ रेडॉन। नंबर ऑफ एटम आपको दिए हुए जो एन से लिखते हैं कैपिटल 2.666 10⁻21। इट डी के हाफ लाइफ आपको दी हुई है T1/2 1622 ईयर्स। सही, आगे हमें डी के कॉन्स्टेंट पूछ रहा है। डी के कॉन्स्टेंट को इस लैम्डा सिंबल से लिखते हैं, तो याद रखना ये जो लैम्डा है इसको क्या पढ़ते हैं, डी के कॉन्स्टेंट। तो फार्मूला समरी भी समझा देता हूँ। इसमें हाफ लाइफ का फार्मूला T1/2 0.693 डिवाइडेड बाई डी के कॉन्स्टेंट। तो इसमें मेजर एक ये फार्मूला यूज़ हो रहा है इस पूरे चैप्टर में। सही है, और भी एक एक्टिविटी परसेंट का पूछता है। जब एक्टिविटी परसेंट पूछता है तो लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 100, और खाली एक्टिविटी पूछता है तो आपके पास हाफ लाइफ को आप एन से भी मल्टीप्लाई करते हैं। सही है, जब एक्टिविटी पूछता है तो देखो इस सवाल में ये एक्टिविटी सैंपल लिख दो तो याद रहेगा। सवाल में देखो तो आपको एन दिया हुआ है, टी हाफ लाइफ दिए रही है, लैम्डा पूछ रहा है और एक्टिविटी सैंपल, दो चीज़ें पूछ रहा है।
वैसे तो सवाल आपको सिंपल नज़र आ रहा है, एक चीज़ इसमें और है, क्या? आपको इस सवाल में डी के कांस्टेंट मालूम करने का सिर्फ बोल दिया ना। डी के कांस्टेंट के साथ कोई ये टाइम पीरियड नहीं दिया कि ईयर्स में, मिनट्स में, आवर्स में, या वीक में, या मंथ में, जैसे भी अगर दिया होता तो उसमें कन्वर्ट करते हैं, और ना दिया हो तो इस ईयर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये दिया 1622 ईयर्स। एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं, एक दिन के अंदर 24 आवर होते हैं, 60 मिनट और 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इन सब को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास T1/2 की वैल्यू आएगी जो आपने यूज़ करनी है। तो मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करता हूँ। तो 1622 मल्टीप्लाई बाय 625 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 511511392। तो इसको पॉइंट में लिखेंगे 5.11, इस तरह लिखेंगे, और एक्सपोनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5.11 एक्सपोनेंट 10। तो आप इसको चाहो तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में जब सॉल्व करोगे तो आपके पास इसी तरीके से आंसर आ रहा होगा, सही, तो आप वही यूज़ करोगे। तो सवाल को सॉल्व करते हैं। T1/2 0.693 डी के कांस्टेंट, आपको डी के कांस्टेंट मालूम करना है तो दोनों चीज़ों को चेंज कर लेते हैं, 0.693/T1/2, तो 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ की वैल्यू 5.11 10 की पावर 10, इन दोनों को आपने डिवाइड कर देना है। मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने पास मोबाइल वाला यूज़ कर रहा हूँ। 0.693 को डिवाइड कर दिया 5.11 एक्सपोनेंट 10 से, तो ये आंसर मेरा आ रहा है 1.356 एक्सपोनेंट -11। डी के कॉन्स्टेंट का जो यूनिट होता है वो सेकेंड इनवर्स होता है, सही। इसके अलावा आपको एक्टिविटी सैंपल भी निकालना है, तो एक्टिविटी सैंपल के लिए आप लैम्डा को एन से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब एक्टिविटी सैंपल डी के कांस्टेंट 1.356 एक्सपोनेंट -11, एन की वैल्यू आपके पास है 2.666 एक्सपोनेंट 21। तो इन दोनों को आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 2.666 एक्सपोनेंट 21, तो ये हो जाएगा 3.615 10 की पावर 10, सही। तो ये आपका आंसर है, एक आंसर ये और एक आंसर ये वाला, सही। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखा ई नॉट है, सही है, एच दिया हुआ है, सही, सारी चीज़ें दी है, और बाइंडिंग एनर्जी आपको हाइड्रोजन की पूछ रहा है। आपके पास डेटा की हेडिंग, आपको सवाल में बोल रहा है बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है हाइड्रोजन एटम की, मास गिवन है 9.11 10 की पावर -31 kg, ई की वैल्यू गिवन है 1.6 10 की पावर -19 कूलम्स, फिर आपको ई नॉट एप्सलॉन नॉट गिवन है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, एच की वैल्यू गिवन है 6.63 10 की पावर -34 जूल्स इंटू सेकेंड, सही। आपके पास जो फॉर्मूला है वो डेरिवेशन वाला है। बाइंडिंग एनर्जी में आपने एक फार्मूला लिया था, जो आपका फार्मूला था एम, जो एनर्जी वाली डेरिवेशन है ना, उसमें Me4 8n² h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, सही है। तो सारी वैल्यूज़ को देखो, तो देखो मास आपके पास है, ई की वैल्यू आपके पास है, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू है, एच वैल्यू है, एन की वैल्यू सवाल में हिडन दिया, हाइड्रोजन एटम का मतलब एन की वैल्यू 1, तो एन की जगह 1 रखेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी सारी वैल्यू रखेंगे 9.1 1 10 की पावर -31, ई की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19, इस पर 4 पावर आएगी, डिवाइड 8, एन की वैल्यू 1 स्क्वायर, एच की वैल्यू 6.63 10 की पावर -34 स्क्वायर, ई नॉट की वैल्यू 8.85 10 की पावर -12, और इस पे स्क्वायर। इन सारी वैल्यूज़ को
जब आप कैलकुलेटर में पुट करोगे तो आंसर आएगा 2.167 एक्सपोनेंट 18 माइनस का। सही। बाइंडिंग एनर्जी का जो आंसर आता है वो आता है जूल्स में है, लेकिन आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे, जिसके लिए आप डिवाइड 1.6 10⁻19 से करोगे। सही। तो ये बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आई है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 1.6 एक्सपोनेंट -19 से, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 1.35, ये सॉरी 1.35 नहीं 13.54, तो 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सही। तो ये आपका आंसर है। सही। तो अप्रॉक्सीमेट 13.5 या 13.6 के करीब आंसर आ जाता है। सही। आगे बढ़ते हैं। हाफ पीरियड ऑफ पीओ 140 डेज व्हाट परसेंट डज रेडियोएक्टिव डिक्रीज पर वीक। देखो इस सवाल में रेडियोएक्टिव पूछ रहा है और डिक्रीज पर वीक मेंशन दिया हुआ है। आसान सवाल है, छोटा सा सवाल है। तो टी 1/2 की वैल्यू दी है 140 डेज। आपको पूछ रहा है एक्टिविटी परसेंट, तो जब एक्टिविटी परसेंट निकालना होता तो पहले डी के कॉन्स्टेंट निकलता है, उसके बाद 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आपको ये पूछ रहा है किसमें, वीक में। जब ये वीक में पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, ये वैल्यू को डिवाइड कर दोगे 7 से, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो ये आ गया 20 वीक्स। आपके पास फॉर्मूला क्या है, टी हाफ लाइफ का 0.693 अपॉन लैम्डा। तो आप ऊपर ले जाओगे इसको, 0.693 अपॉन हाफ लाइफ पर वीक आपके पास 20 है, तो आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, 0.693 डिवाइडेड बाय 20, 0.0346, 0.03465, ये आपके पास आ गई टी के कॉन्स्टेंट। डी के कॉन्स्टेंट को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये एक्टिविटी सैंपल बन गया, जो आपके पास आएगा 3.465। सही। तो ये आपका आंसर यहाँ तक एंड हो गया। आखिरी क्वेश्चन है, ये देखो ये सवाल पीछे करा चुका हूँ, सेम वापस रिपीट हो रहा है। फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ टेलियम, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, मास ऑफ टेलियम। देखो ये सवाल आपको, ये सवाल बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है 5 ईयर में। देखो ये रेडॉन वाला था, ये रहा टेलियम का, नहीं ये देखो सबसे पहले जो आपको कराया तो सेम सवाल है, इसमें पैकिंग फ्रैक्शन भी निकालनी थी, जो अभी का सवाल है उसमें पैकिंग फ्रैक्शन नहीं निकालनी, तो सेम सवाल है इसलिए इसको वापस कराने की नीड नहीं है। तो यहाँ तक आके आपके पास जितने भी न्यूमेरिकल्स थे इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहे थे, जो 5 ईयर में थे इंपॉर्टेंट मैंने निकाल के न्यूमेरिकल सीरीज़ को कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर नंबर 19 तक की न्यूमेरिकल सीरीज़ आज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि हर स्टूडेंट ने ये वीडियोज़ देखी होगी, जो जो देख रहे हैं वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, और साथ साथ आप अपने साथ आप खुद भी फ़ायदा उठाओ और दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसको फॉरवर्ड करो। तो वीडियो को मैं यहाँ तक एंड करता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। और अब तक तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।